हेलो। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी को। इसमें कवर करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी यानी कंप्लीट जीव विज्ञान को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। इसमें क्या होता है कि जिसमें जो भी 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन बने थे बायोलॉजी से उन सबको कवर करेंगे। और ये 2022 का कौन सा एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन बने थे उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक तो कर दो वीडियो को। और ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल भी एसएससी जीडी के लिए। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म भरें जिसका एग्ज़ाम फरवरी में है, तो उसके लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट। अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या शैवाल या अनावृत जीवी? तो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। और आपको ब्रायोफाइटा से आपको ये चीज़ याद रखना है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या बोलते हैं? एम्फीबियन भी बोलते हैं। चलिए पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो आपको पता होगा जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो मुख गुहिका में जाता है ना। उसके बाद मुख गुहिका के बाद पूरा ग्रास नली में जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चार में से तीन सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होगा समुद्री एनीमोन क्या है, ये भी सिलेंटेटा संघ से है। और आपका मस्तिष्क प्रवाल भी है और सीपेन भी, ये तीनों क्या है? सिलेंटेटा संघ से है। ये क्या है? सिलेंट्रेटा संघ से है। सिलेंट्रेटा, ये तीनों सिलेंटेटा संघ से है। और आपको पता होगा कि यकृत कृमि किससे आपका, ये यकृत कृमि ये आपका सिलेंटेटा संघ से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विघटित जैविक पदार्थों से खाना प्राप्त करते हैं, मतलब या फिर मरे हुए से खाना हम लोग जब लेते हैं प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं, है ना। मृतजीवी किसको बोलते हैं? जो कि वैसा जीव जो कि अपना भोजन मरे हुए जीवों से या फिर विघटित जीवों, खत्म होने वाले जीवों से हम लोग खाना बनाता है, उसको मृतजीवी बोलते हैं। चलिए पांचवा क्या है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी 1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा विटामिन बी 7 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन बी 3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी सेवन को क्या बायोटीन के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। चलिए विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन, इन सबको आपको याद रखना चाहिए। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, जाके आप उसे देख सकते हैं। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बुलिमिया बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है खाने संबंधी विकार है। बुलिमिया क्या है? एक खाने से संबंधित विकार है। विटामिन सी एक डैश है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चलिए लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है और पेशी कोशिकाएं क्या होती है? तर्क रूपी होती है। तो दोनों बात सही है, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार ही होती है और पेशी कोशिका तर्क रूपी ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि तो किशोर हम लोग जो खाना खाते हैं प्रतिदिन कितना टाइम खाते हैं? तो 3 टाइम खाते हैं। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? तो आपको पता होगा प्लास्टिड जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मौजूद होते हैं। और आपको अगर प्लास्टिड याद रखना है। और अगर आपको क्या होता है कि हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है ना, कोशिका भित्ति। सेल वॉल भी हम लोगों में नहीं, सॉरी हम लोगों में नहीं होता है, यानी कि एनिमल सेल में नहीं होता है, केवल प्लांट सेल में ही होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होता है और प्लास्टिड भी पादप कोशिकाओं में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोस्टोमाटा जबड़े रहित डैश होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित किसके होते हैं? तो साइक्लोस्टोमेटा जो है ये जबड़े रहित कशेरुकी का एग्जाम्पल है। क्या ये कशेरुकी है? चलिए 12th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रिका या जीन? तो आपको पता होगा कि जो है केंद्रक में मौजूद कौन नहीं होता है? तो डीऑक्सी राइबोक्यूलिक अम्ल ये तो होता है, केंद्रिका भी होता है, एंजीन भी होता है। तो बस रिक्तिका जो है हमारे सेल के सेंटर में नहीं होता है, यानी केंद्र में नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता। चलिए अगला क्या है, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं? तो फास्ट फूड में क्या होता है? वसा होता है और क्या होता है? बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है ना।
अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। चलिए, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? पूछ रहे हैं सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, या पता है तो ठीक बात है कि लाइसोसोम को आपका कोशिका का सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैलियाँ बोलते हैं। और आपको पता होगा कि इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऊर्जागृह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, और इसको पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर भी बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसको बोला क्यों जाता है? क्योंकि मैं बता देता हूँ लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जब भी कोई हम लोग के पास डेड सेल होता है ना, मान लो कोई सेल खराब हो गया, कोई सेल खराब हो गया ना, ये क्या करता है, ये इस डेड सेल को, जो खराब सेल को, ये लाइसोसोम अपने निगल जाता है, मतलब ये एक ऐसा द्रव निकालता है जिससे कि ये सेल खत्म हो जाता है, तो इसीलिए इसको आत्मघाती की थैलियाँ भी कहा जाता है। चलिए प्लास्टिड्स जिनमें, अच्छा प्लास्टिक किसमें होता है? तो अभी आपको पता चला कि प्लास्टिक किसमें होता है? पादप में होता है, यानी कि पेड़ पौधों में होता है। एनिमल में प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। प्लास्टिड्स जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल किस कलर का होता है? तो हरे कलर का होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए 16वां क्या है कि इसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंतक्षय होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो दंत से दांत अगर दंत से कब होने लगता है? जब कैल्शियम आपका कमी हो जाएगा। और कमजोर अस्थि भी कमी, अब अस्थि मतलब हम लोग का बॉन्ड भी कमजोर कब होता है? जब कैल्शियम कमी हो जाता है। हालांकि आपको दंत से याद रखना है कि जब हमारे में फ्लोरीन की कमी हो जाएगा ना, फिर भी हम लोग का दांत क्षय होने लगता है, मिटने लगता है। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों लिखा हुआ था, अस्थि और दंत से दोनों लिखा हुआ था, तो इस तरह से आप इसको कैल्शियम आंसर कर सकते थे, आपको इसे हिंट मिल जाता। चलिए, लेकिन अगर सिर्फ दंत से बोलता तो वहाँ पे आप में भी कंफ्यूज हो सकते थे, कैल्शियम होगा या फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन की कमी से भी दंत से होता है। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति को क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की जो विशिष्ट स्थिति है उसको पोषक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक स्तर। चलिए, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण ऊर्ध्वता किया जाता है, ऊर्ध्वता किया जाता है, ठीक है, क्षैतिज नहीं किया करते हैं हम लोग, ऊर्ध्वता करते हैं स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? देखो मोलस्का समूह के अंतर्गत कौन आता है? तो मस्का, ऑक्टोपस, ये आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है मोलस्का समूह के अंदर आता है। इसको देखो रटने का मतलब इसको समझने का कोई तरीका नहीं, बस ये फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको रटना ही होगा, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलिए, इसे आपको मैंने भी याद रखा है और आपको भी इस तरह को बस इसको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ता है। चलिए 20th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? देखो पूछ रहा है कि जो है चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन कौन सा खाना सुझाया था, जिसमें से एक नहीं है। देखो वसा और शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दूध और मांस उत्पाद, दालें और फलियां, ये तो बताया था ये सब खाना चाहिए, ये बोला था। लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उसको सुझाए गए मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है ये। चलिए, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आपको पता होगा कि आयरन कमी से एनीमिया होता है। आपने एनीमिया क्या होता है? जिसमें कि हम लोग के पास ब्लड का कमी हो जाता है। अच्छा, ये होता क्यों है मैं बता देता हूँ कि ये ब्लड में हम लोग का क्या होता है, ब्लड में हम लोग का हेमोग्लोबिन होता है ना। हेमोग्लोबिन किसमें? अब हेमोग्लोबिन जो है ये आयरन में ही पाया जाता है, ठीक। तो अगर आयरन का कमी हो जाएगा तो हम लोग के ब्लड में हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जब हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हम लोग का जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी जो होता है ना, ऑक्सीजन को कैरी करने का क्षमता कम हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग हमेशा थका थका महसूस करेंगे, और इसी को एनीमिया बोलते हैं। गैस द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो देखो 4 किलो कैलोरी किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है? तो अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरी मिलता है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस पे मिलता है? आपको बता देता हूँ मैं कि फैट यानी वसा के सबसे ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है, ठीक। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। इससे कोशिका द्रव्य से। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो देखो एक से अधिक एक होता है, क्या होता है इसे, एक कोशिकीय होता है ना, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। तो इसका ऑप्शन में भी कि बहुकोशिकीय हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या हो, क्या दिया है, वही लिखा हुआ है बहुकोशिकीय। एक से अधिक कोशिका से बना मिलकर जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बहुकोशिकीय बोलते हैं। चलिए 25th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है। और अच्छा, स्तनपायी क्या होता है? जिनके पास स्तन होता है, ठीक, ब्रेस्ट होता है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन से समूह से संबंधित नहीं है? देखो फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू, पेंगुइन, और आपका ये गया प्लेटिप्स। देखो स्तनपायी का उदाहरण है, इस समूह एक प्रकार बनाते हैं, और कौन से समूह समूह संबंधित है? देखो कंगारू, कंगारू के पास जो है ना स्तन नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। पत्तियों की इस कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो देखो प्लास्टिड पूछ रहा है, प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाता है? तो प्लास्टिड ही होता है पत्तियों में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। और प्लास्टिक का नाम क्या है यहाँ पे? क्लोरोफिल नाम है, ठीक। चलिए अगला क्या है? डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने
और पोषण मूल्य में कमी से है। तो देखो क्या होता है, तो ये देखो खाद्य विकृति जब हो जाता है, खाद्य विकृति का संबंध जो है, अगर खाद्य विकृति होगा खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, संरचना बिगड़ जाएगा, मतलब संरचना बिगड़ जाएगा और रंग उड़ जाने लगेगा। तो ये खाद्य विकृति सबका एग्जाम्पल है, मतलब सिम्टम है। तो जिन पौधों की शारीरिक संरचना का विभेदीकरण नहीं पाया जाता वे इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह समूह डैश से है। तो देखो थैलोफाइटा जो होता है ना, थैलोफाइटास में क्या होता है, इसमें जो है आपका मतलब डेफिनेट रूट वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप उसको देख के ऐसे नहीं बता सकते कि ये रूट है, ये पैर है, सॉरी पैर नहीं, ये स्टेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए थैलोफाइटा बोलते हैं, डेफिनेट इसमें कुछ नहीं होता अलग से। चलिए अगला क्या है, अगला है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है। अभी मैंने बताया था कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी कोशिका का अपशिष्ट होता है उसको खा लिया जाता है, भी खत्म कर दिया जाता है। चलिए 30th क्वेश्चन क्या है, 30th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मांस, दूध, मछली, नींबू। तो आपका इसके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि नींबू प्रोटीन का स्रोत नहीं है। नींबू से हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम, सॉरी विटामिन सी मिल जाएगा आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल। चलिए विटामिन डी का क्या है, तो टोकोफेरॉल है, इसको भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसमें 2 झिल्ली होती है। कितना झिल्ली, 2 झिल्ली होता है, इसको याद रखिएगा। 32 क्वेश्चन क्या है, डैश को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों को का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों में निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्या बोलते हैं, देखो जब हम लोग शारीरिक फिटनेस होंगे ना, जब हम लोग फिट होंगे तो क्या होगा, हम लोग अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और अच्छे ढंग से स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे, यही है ना। तो इसका आंसर तो आप आराम से कर सकते थे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये पूर्ण पाचन का स्थल है। तो देखो क्षुद्रांत, क्षुद्रांत जो है ना, क्षुद्रांत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। चलिए साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म के पौधे, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। अब जिम्नोस्पर्म होता क्या है, जिसमें कि डेफिनेट बीज होते हैं, ठीक, मतलब बीज तो होंगे, सॉरी डेफिनेट बीज तो होंगे ही। बीज जो होगा ना वो खुला रहेगा, मतलब बीज बाहर से ही दिखेगा, बीज उसमें डेफिनेट बीज होता है, खुला हुआ बीज रहता है, तो उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि एप्पल, एप्पल वगैरह इसका एग्जांपल हो जाएगा, सब अमरूद जो है ना ये सबका एग्जांपल होगा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसमें बीज होते हैं। तो ये साइकस और पाइनस उसी प्रकार का पौधा है, इसको याद रखिएगा। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे क्वार्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द जोड़ा। तो देखो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो कोशिका का खोज किया था। इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में ही आपका स्टार्च हो गया, तेल हो गया और प्रोटीन, ये सब संचित होते हैं। चलिए किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो किशोरावस्था में जो छवि विकृति होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। जीवाणु संक्रमण मतलब वायरल इन्फेक्शन का लक्षण है। चलिए हृदय रोग, फ्रैक्चर। अब देखो फ्रैक्चर तो कभी जीवाणु संरक्षण होगा नहीं, सॉरी जीवाणु पूछा है ना, विषाणु ने, बैक्टीरियल, मैंने वायरस बोल दिया था, तो बैक्टीरियल का पूछ रहा है। दिल का दौरा, ये भी क्या, दिल का दौरा तो ऐसे तो ही पड़ता है ना, ये तो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो हृदय रोग ये भी तो बैक्टीरिया के कारण नहीं होगा, ये हो जाएगा बुखार, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो देखो पौधों में संवाहक, आपको पना आपने सुना है ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लोएम, और जो पादप को ऊपर ले जाता है फिर पानी, जाइलम और फ्लोएम, हाँ नाम सुना है ना, जाइलम एवं फ्लोएम। क्या गो है, दो ये गो है ना, एक का काम पानी वानी को लेकर जाना होता है और एक का काम तुम्हारा लवण सबको लेकर जाना होता है, सॉरी फूड को नीचे लाना होता है। तो ये दो ही गो है, तो वही पूछ रहा था कि क्या को संवर्ग नलिया होता है, तो दो ही गो होता है। चलिए निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। तो अपघटन होने का दूसरा चरण क्या है, जब अपघटन हो जाता है उसके बाद होता है निक्षालन। क्या होता है, निक्षालन। देखो अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, निक्षालन को रटना पड़ेगा आपको कि अपघटन के बाद निक्षालन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, एक सेकेंड, तो बताइए आपका, अच्छा आपको बता देता हूँ मैं कि सेल का जो अगर डिस्कवरी पूछ लेगा ना, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कहाँ से, कॉर्क से किया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 42nd क्वेश्चन क्या है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न
क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो देखो जो खाली और नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती है उसको क्या बोलते हैं? मूल अन्वेषक बोलते हैं। ये डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? टेलीमेडिसिन। अभी जो ऑनलाइन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेलीमेडिसिन बोलते हैं। डॉक्टर कहीं और है, उसको मरीज कहीं और बैठा है, फिर भी सलाह दिया जा रहा है। ठीक है, 44th क्वेश्चन क्या है? खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है आपका वसा और शर्करा। क्या आता है? वसा और शर्करा। प्लाज्मा का भी मैं बताऊंगा इसको। अभी तो इसके लिए उतना टाइम नहीं, इसको डीप में पढ़ें, क्योंकि इसको अगर डीप में पढ़ें उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं बना तो फिर फायदा क्या हुआ, इसीलिए अभी इसको हम लोग डीप में नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस चैनल में मैं कभी ये सिर्फ पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट बायोलॉजी, इन सबको भी डिस्कस करेंगे फिर बाई के थ्रू। जब मैं, हाँ, मैं आप क्या कर रहा हूँ कि सीरियल का जो लाऊंगा ना, सीरियल के लिए जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं इस तरह पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। चलिए 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो बोला सबसे छोटा पोषक तत्व कौन है? तो आपको पता होगा कि आयरन। क्या आयरन सबसे छोटा पोषक तत्व है? यहाँ देखो फाइबर लिखा हुआ है, फाइबर कहाँ पाया जाता है ये बताइए तो। फाइबर मैं बता देता हूँ, जितना भी हम लोग साग वगैरह खाते हैं ना उन सब में फाइबर होता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। और आयरन सबको तो पता ही है ये सब। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 10 ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये 1% सूर्य का जो ये होता है ना आपका, सूर्य सूर्य का 1 ही % ऊर्जा लेता है और खाना बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, चलिए 48 क्वेश्चन क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन डैश ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा? 10%। मतलब मान लो कि ये कोई खाद्य श्रृंखला है, ठीक, वह खाद्य श्रृंखला जब जैसे कि ये लो, हम लोग क्या खाएंगे? मान लो जो मीट वगैरह खाते हैं उसके लिए कर देता हूँ। ये एक चिकन था, ठीक, इसने तुम्हारा 10 इसका 100 किलो कैलोरी खाया, कुछ खाया जिससे कि 100 किलो कैलोरी बना लेते। उसके बाद फिर अगर इसको फिर हम लोग खाते हैं तो हम लोग इसका कितना किलो कैलोरी खाएंगे? तो हम लोग इसका जो है मात्र 10 किलो कैलोरी ही मिलेगा हम लोगों को। तो मतलब 10% ही बनता है अगर फूड चेन का बात करेंगे तो। ये ओके, पूछना चाह रहा था। चलिए, निम्न में से कौन सी, यार समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट लो भाई, क्या दिक्कत है। निम्न में से कौन सी पराग केंद्र की कोशिकाओं की सबसे सटीक परिभाषा है? तो पराग केंद्र की कोशिका क्या होता है? जो एक ऐसा कोशिका जिसमें सेंटर जो उसे बाहर होता है, यानी न्यूक्लियस उसे बाहर होता है। तो एक क्रोमोसोम झिल्ली युक्त कोशिका एवं अंग कण उपस्थित होते हैं। ये दोनों दोनों क्या है? पराग केंद्रित कोशिकाओं की सटीक परिभाषा है। चलिए, डैश कोशिका एक का बिजली घर है। देखो कोशिका का बिजली घर बोलो, पावर हाउस बोलो, मैंने बताया था ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए, नारियल के रेशे युक्त थे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? मैं बता देता हूँ थोड़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा क्यों बोलते हैं, बिजली घर वगैरह पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों का एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग, मतलब एनर्जी का निर्माण यहीं पे होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस सब बोलते हैं। और इसको पूछेगा कि इसका जो एनर्जी का बेसिक यूनिट क्या है? तो एडिनो ट्राइसाइनोफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी में इसको हम लोग करते हैं, बोलते हैं ना 2 एटीपी 3 एटीपी ये सब। चलिए, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। तो नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं ना, वो बने होते हैं स्क्लेरेंट कायमा उत्तक से। क्या होता है? स्क्लेरेंट कायमा उत्तक से बने होते हैं। आप उत्तक आपको अगर नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे सेल मिलकर एक उत्तक बनते हैं, ठीक, फिर बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग बनेंगे, एक ऑर्गन बनेगा। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। तो कोशिका जो है किसी भी जीव का सबसे छोटा होगा, फंडामेंटल है, और इसका यूनिट टिश्यू को बोलते हैं, कोशिका को ही बोलते हैं ना। चलिए, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी। अगर आपने अभी तक यहाँ वीडियो देखा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।